यूट्यूब चैनल MAC में आप सभी व्यूवर्स का वेलकम है। पिछले वीडियो में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये दूसरा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। पहले में आपने स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ा है, दूसरा ये है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रांस के बारे में इससे पहले आपने ये पढ़ा कि फ्रांस में जब लुईस 16 1774 में 1774 में लुईस 16 जब राजा बना, जब इसकी ताजपोशी हुई, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस का क्राउन इसको जब पहनाया गया, मतलब ये जब राजा बना फ्रांस का, तो उस वक्त फ्रांस की हालत बहुत ख़राब थी। फ्रांस की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो बहुत ख़राब, इकोनॉमिक हालत बड़ी ख़राब थी फ्रांस की। जब ये राजा बना, जब इसकी ताजपोशी हुई, तो उस वक्त फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। सरकारी खजाना खाली होने की कई वजह थी। एक वजह तो ये थी कि खेती, जो फूड का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया था, और जो पॉपुलेशन फ्रांस की काफ़ी ग्रो कर गई। फ्रांस की पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर गई। कितनी ग्रो करी? 1775 में ये 23 मिलियन थी, ठीक। और फिर उसके बाद 1778 में या 1789 में ये कितनी चली गई पॉपुलेशन? 28 मिलियन चली गई पॉपुलेशन, ठीक। तो फ्रांस की पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज कर गई। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो उसको खाने के लिए फूड चाहिए। इधर पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, उधर प्रोडक्शन घट गया। जब प्रोडक्शन घट गया, हार्वेस्टिंग जब कम हो गई, डिक्रीज हो गई, बैड हार्वेस्टिंग की वजह से प्रोडक्शन जब कम हो गया, तो इधर जनसंख्या बढ़ गई और उधर प्रोडक्शन कम हो गया। तो अब क्या होगा? चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। अगर 10 पेन है, 10 पेन को लेने वाले 50 लोग हैं, तो इसकी कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो ज़्यादा पैसा देगा वो इसको खरीद लेगा। तो फ्रांस में ये हुआ कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ गई, ब्रेड वहाँ का मेन खाना था, फूड था, तो ब्रेड की प्राइस काफ़ी इंक्रीज कर गई। तो जो पैसे वाले लोग थे वो हाई प्राइस पर ब्रेड को खरीद लेते थे, और जो कम पैसे वाले लोग थे उनको बिल्कुल ब्रेड नहीं मिल पा रहा था, वो भूखों मरने लगे, ठीक। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनके सामने क्या आ गई? एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये, कि वो कैसे जिंदा रहें, कैसे सर्वाइव करें अपने आप को। तो पिछले वीडियो में आपने स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ा कि फ्रांस की जनता किस तरह से सर्वाइव कर रही है। खाने के लाले पड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जो बुनियादी चीज़ होती है, जो फंडामेंटल नीड्स होती है, वो भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी।
ठीक। तो ऐसे में ये सारे लोग वहाँ की सरकार के खिलाफ हो गए, ठीक। और फिर इसके बाद फ्रांस का जो ताना बाना ऐसा था, वहाँ के जो सोशल जो उसकी सोसाइटी थी फ्रांस की, वो फ्रांस की सोसाइटी भी ऐसी थी जिसने थर्ड स्टेट की सोसाइटी को मजबूर कर दिया कि वो इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएं, सिस्टम के खिलाफ। पहली जो फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में बटी थी। पहला स्टेट कलर्जी का था। कलर्जी में जो धार्मिक लोग होते थे, जो चर्च के लोग होते थे, वो आते थे, पादरी हैं, बिशप हैं, ये लोग आते थे। उसके बाद जो सेकेंड स्टेट जो था वो नोबिलिटी का था, जो सरकार में जो मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग आते थे असल में, या सरकार के जो नुमाइंदे होते थे वो आते थे, रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों स्टेट को, इन दोनों तबके को टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। जो भी टैक्स था वो थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। और थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे वाले थे, जैसे मर्चेंट हैं, लॉयर हैं, ठीक ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे और जो प्रोडक्शन करते थे सामानों का, ये लोग, इन लोगों के पास पैसा था, ठीक। तो यही लोग धीरे धीरे जो है, ये मिडिल क्लास के लोग थे और ये धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुए, ठीक। थर्ड स्टेट में किए आते थे, और थर्ड स्टेट में किए आते थे जिनके पास ज़मीनें तो थी मगर बहुत थोड़ी ज़मीन थी, किसी तरह से वो उस पर टैक्स भी देते थे और क्या करते थे, कुछ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन का भी काम करते थे, खेती भी करते थे। ये 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में ये पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, प्रोडक्शन घट गया, चीज़ों के रेट बढ़ गए, अमीर लोग पा जा रहे थे, गरीब लोग नहीं पा रहे थे खाने के लिए उनको। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसने मजबूर कर दिया फ्रांस के लोगों को इनकलाब के लिए। और उस पर ये कि सरकारी खजाना खाली हो गया। बैस्टाइल जो वहाँ का सरकारी जो शाही महल था, जिसके अंदर जेल भी बना हुआ था, बैस्टाइल इतना भव्य, इतना बड़ा महल था और उसका खर्च इतना ज़्यादा था कि उस खर्च को मेंटेन करने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जा रहा था। और उसके बाद 13 अमेरिकी कॉलोनियों को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने, ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने पैसा दिया। तो उससे फ्रांस की जो इकनॉमी, माली पोजीशन थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो ये सारे हालात थे जिससे वहाँ की जनता इनकलाब पर क्या हो गई, मजबूर हो गई। जब वहाँ टैक्स, तो लुई 16 ने ये कहा कि अब टैक्स क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जनता पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो अब दिक्कत ये थी कि ये पहले से ये चला आ रहा था अबूजर कि राजा के पास ये ताकत नहीं थी कि टैक्स वो अपने से बढ़ाते, ठीक। राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए एक स्टेट असेंबली की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट असेंबली बुलानी पड़ती थी, ठीक। तो उस स्टेट असेंबली पास करती थी कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अगर ये स्टेट असेंबली पास कर देगी, सर तो कौन आता तो स्टेट असेंबली तो बता रहे हैं, तो वो हो जाता। तो स्टेट असेंबली में जो 600 लोग थे वो थर्ड स्टेट से थे। 600 लोग किस स्टेट से थे? थर्ड स्टेट से जाते थे। पास करो। राजा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएगा, उसके बाद स्टेट जनरल जब पास करेगी तो टैक्स बढ़ेगा।
नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये शुरू से जो है ये ओल्ड रिजिम में भी इस तरह का होता था। तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। स्टेट जनरल क्या थी? एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल बॉडी थी। पॉलिटिकल बॉडी थी, पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जनरल। मगर मीटिंग कब जो है बुलाया जाएगा, मीटिंग कब बुलाया जाएगा, मीटिंग बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, ये डिसीजन राजा लेता था। ये डिसीजन कौन लेता था? राजा। पहली बार जो तुम लोग ये समझ रहे हो कि जब भी कोई मामला होता है या जब भी कुछ पास करना रहेगा तो स्टेट जनरल की मीटिंग, जैसे यहाँ विधानसभा लोकसभा की मीटिंग होती है ना, तो उस तरह से ऐसा नहीं, ये हमेशा ये मीटिंग नहीं बुलाई जाती थी, ठीक ना। इससे पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी, ठीक। अब इसके बाद कब बुलाया जा रहा है, बोलो। अब ये बुलाया जा रहा है 1789 में बुलाया जा रहा है। देखो कितने 150 साल के बाद बुलाया जा रहा है, ठीक। और ये बुलाना है कि नहीं बुलाना है ये राजा तय करेगा। मेन पावर राजा का था, मेन अथॉरिटी राजा की थी, ठीक। तो पहली बार इससे पहले 1614 में बुलाया गया था, इसके बाद 1789 में बुलाया गया था, लुई 16 के टाइम पीरियड में। स्टेट जनरल ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। जैसे तुम लोग टीवी पर देखते हो ना, लोकसभा की कार्रवाई होती है, नहीं होती है? स्टेट में विधानसभा की होती है। सारे लोग मिल करके किसी विधेयक को पास करते हैं, किसी बिल को पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर तय होती हैं। तो उस तरह से ये स्टेट जनरल था, ठीक। तो स्टेट जनरल में ये बात हम समझ में। तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। उसमें फर्स्ट स्टेट के कितने थे? 300। फर्स्ट स्टेट के 600 मेंबर होते थे। 300 होते थे, नहीं सॉरी 300 होते थे। 300 ये फर्स्ट स्टेट से जाते थे और 300 ये सेकेंड स्टेट से जाते थे। 300 मेंबर सेकेंड, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर होते थे। कितने होते थे? 600 मेंबर्स। 600 मेंबर होते थे। तो सबसे ज्यादा मेंबर किसके थे? थर्ड के थे। उसके बाद इनकी मीटिंग होती है, ठीक। और मीटिंग में इनको छोड़ करके बेस्टाइल में जब सब लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ अंदर इतने लोगों की एंट्री थी, अब बाकी और तमाम लोग गए थे, उनको किसी की एंट्री नहीं हुई, ठीक। पीजेंट, आर्टिसन, विमेन वर डिनाइड टू एंट्री द असेंबली। औरतों को डिनाई कर दिया गया कि ये नहीं जाएंगे। जो आर्टिस्ट थे उनको, जो पीजेंट, जो किसान थे, उन सब लोगों को क्या किया गया? रोक दिया गया कि आप लोग कोई अंदर नहीं जाएगा, इनके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। तो अब ये लोग देखो, हाउ एवर देयर ग्रीवेंसेज एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। करीब 40,000। अब ये इन लोगों को रोक दिया गया कि आप लोग नहीं जाएंगे अंदर। तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ये थर्ड स्टेट के, सेकेंड स्टेट के, फर्स्ट स्टेट के, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहते थे कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जाने से रोक दिया गया है ना, आप जो है जो कुछ आपको कहना है आप लिख करके दे दीजिए, हम वहाँ आपकी बात पहुँचा देंगे। तो 40,000 लेटर लोगों ने लिख करके दिया, ठीक ना। क्या लिखा? ये ग्रीवेंसेस, इनकी जो मुसीबत थी। ग्रीवेंसेस किसको कहते हैं? परेशानी को। इनका जो दर्द था, इनकी जो पीड़ा थी, इनकी जो परेशानी थी, अपने परेशानियों को वो लेटर लिख करके और उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को थमा दिए कि ले जा करके राजा के सामने
असेंबली के सामने हमारी जो डिमांड है उसको आप रख दीजिए। ठीक, तो अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। जो ये थर्ड स्टेट की जो 600 मेंबर होते थे ना, जो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते थे थर्ड स्टेट से, वो काफ़ी रुपये पैसे वाले थे, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटिव, और काफ़ी पढ़े लिखे थे, और काफ़ी प्रॉस्पेरस पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों को लोग चुन करके थर्ड स्टेट के लोग भेजते थे। ठीक, आगे चलें। Yes. Voting in the state journal in the past had been conducted according to principle that each state had one vote. पहले जो वोटिंग होती थी, उस पहले वोटिंग में ये था कि फर्स्ट स्टेट के लोग एक वोट देंगे, सेकेंड स्टेट का एक वोट माना जाएगा, और थर्ड स्टेट का एक वोट, कुल 3 वोट माना जाएगा। कुल कितना वोट माना जाएगा? 3 वोट। ये 300 का एक वोट, ये 300 का एक वोट, और ये 600 का एक वोट। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट तो टैक्स देता नहीं था। यस सर। टैक्स तो ये देता था, इनका एक वोट था। तो टैक्स के बढ़ाने और ना बढ़ाने से इनका क्या ताल्लुक था? अगर टैक्स बढ़ भी जाता तो इनको क्या दिक्कत थी? कोई नहीं सर, ये तो टैक्स देते नहीं थे। ठीक, तो इनको तो कोई परेशानी थी नहीं टैक्स से, परेशानी इनकी थी, और इनका एक वोट था। तो अब ये 2 वोट अगर सरकार के पक्ष में मिल जाए और एक वोट जो है सरकार के अगेंस्ट मिल जाए, तो भी जो है वो पास हो जाएगा बिल, कि नहीं हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग जो काफ़ी एजुकेटिव और प्रॉस्पेरस थे, इनको मालूम है कहाँ बैठाया गया? इनको ऐसे बैठाया गया, देखो। तो यहाँ ये राजा की सीट थी पूरी, उसके बाद इधर जो सीट लगी हुई थी ये फर्स्ट स्टेट का, ठीक, यस ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे, और इधर बैठे थे सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने, ठीक ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड, और थर्ड स्टेट के लोग पीछे खड़े थे। थर्ड स्टेट के लोग कहाँ खड़े थे? पीछे खड़े थे, सब पीछे खड़े थे। थर्ड स्टेट के लोग सब पीछे खड़े थे। थर्ड स्टेट के लोग पीछे खड़े थे। यस सर। इनको बैठने की जगह नहीं थी। अब ये पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटिव लोग थे, तो इनको बिल्कुल पीछे खड़े रहने के लिए कह दिया गया। तो ये तो गुस्सा होंगे, कौन नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे। और ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग कुर्सियों पर बैठे थे आमने सामने, और ये किंग था, ये किंग का था। अब इसके बाद ये फर्स्ट मेंबर के जो थर्ड मेंबर के लोग थे, ये डिमांड करने लगे क्या कि टैक्स नहीं थर्ड स्टेट के लोग डिमांड करने लगे कि एक मेंबर का एक वोट होगा। एक मेंबर का एक वोट होगा। क्यों इन्होंने डिमांड किया? इन्होंने डिमांड इसलिए किया कि जो फिलासफर थे, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेक्यू, ठीक ना, ये लोग, इसमें नाम देखो पहला आता है, जो मेन नाम है पहला, वो देखो आता है जॉन लॉक का, जीन जैक रूसो का, और फिर इसके बाद आता है मॉन्टेक्यू का। मॉन्टेक्यू, ठीक। तो जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? बोलो। कि सबको एक जैसा अधिकार मिला। हाँ, टू ट्रीटीजेज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जॉन लॉक ने ये कहा था कि जो बादशाह के पास जो अधिकार है वो ऐसा नहीं कि खुदाई अधिकार है, डिवाइन पावर राजा के पास नहीं है। राजा को ईश्वर चुन करके नहीं भेजता है, उनके पास एब्सोल्यूट मतलब डिवाइन पावर नहीं है, खुदाई पावर उनके पास नहीं है, ठीक है।
तो इसका उन्होंने इनकार कर दिया। और उससे पहले ये माना जाता था कि राजा का जो पावर है, एब्सोल्यूट पावर राजा का, वो डिवाइन पावर है, वो ने ग्रांटेड फ्रॉम गॉड, ठीक ना। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो राजा के जो अधिकार है ये डिवाइन नहीं है, ये खुदा की तरफ से ये अधिकार इनको दिया गया नहीं है, ठीक। और फिर इसके बाद देखो, मॉन्टेक्यू ने लिखा स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ में जो मॉन्टेक्यू ने क्या कहा, उन्होंने पावर का बंटवारा किया, डिवीजन ऑफ पावर। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। तो उसी डिवीजन ऑफ पावर के बेस पर हमारी सरकार आज चल रही है, मैक्सिमम सरकारें चल रही हैं। तो उसमें पावर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, मुझे बताओ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस कानून का पालन करेगा, करवाएगा, और जो जुडिशरी है इन दोनों के ऊपर नजर रखेगा कि कानून के हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव काम कर रही है कि नहीं। किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। किसमें लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ में, ठीक। यस सर, लिखा था, ठीक। तो इस तरह से जो ये थे कौन, फिलासफर। तो इन फिलासफर के जो थॉट थे उनको पढ़ करके किताबों में इनके अंदर भी एक इनकलाब आ गया, इनके अंदर भी एक इनकलाब आ गया। ये भी ये बात जो है जगह जगह कहने लगे कि नहीं, राजा जो है, राजा के घर ये जो प्रिविलेज जो मिला हुआ है, प्रिविलेज फर्स्ट स्टेट और थर्ड सेकंड स्टेट को, कि अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट स्टेट में, थर्ड स्टेट में अगर पैदा, सेकंड स्टेट में अगर पैदा हुआ है, तो उसको वो सारे प्रिविलेज, सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे बाय बर्थ। ये सारे प्रिविलेज, सारे अधिकार बाय बर्थ से, जन्म से। तो इन लोगों ने कहा, धीरे धीरे जब ये इससे मोटिवेटेड हुए, जो थिंकर थे, लॉक हैं, रूसो हैं और मॉन्टेस्क्यू हैं, इनसे जो थॉट था, जब इनसे ये क्या हुए, मोटिवेटेड हुए, जब उनको पढ़े समझे, तो इनके दिलों में भी एक इनकलाब आया। इन्होंने ये कहा कि नहीं, जो अधिकार है, जो प्रिविलेज है, ये बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। जो इनको प्रिविलेज मिला है, ये प्रिविलेज खत्म होना चाहिए, ठीक। मेरिट के हिसाब से इनको मिलना चाहिए। जो ओहदा, जो पद है ना, जो कुर्सी है, वो मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। थर्ड स्टेट का भी कोई अगर बहुत पढ़ा लिखा उस लायक है, तो उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से ये मामला। तो जब ये प्रपोजल किंग के पास गया कि थर्ड स्टेट के लोग मांग कर रहे हैं कि एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, तो इनका 600 वोट होगा, इनका 300 होगा, इनका 300 होगा। तो राजा के पास जब ये बात गई लुईस 16 के पास, तो लुईस 16 ने उसको इनकार कर दिया। कहा ना, पिछले पहले जैसे वोटिंग होती आई है, वोटिंग ऐसे ही होगी, एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्होंने बाइकाट कर दिया मीटिंग का, और हाल को छोड़ करके बाहर आ गए कि ठीक है, तो आप लोग जो है बैठिए, जैसा समझ में आया करिए, हम लोग चले बाहर। बाइकाट कर दिए मीटिंग का। तो मीटिंग का जब बाइकाट कर दिए, तो मीटिंग क्या हो गई, फेल हो गई। बात समझ में? तो जब मीटिंग फेल हो गई, उसके बाद अच्छा, जब ये बाहर आ गए ना, और जो थर्ड स्टेट के बाकी लोग जो वहाँ इकट्ठा थे, जो आर्टिस्ट थे, लायर थे और लोग, तो ये सब लोग मिल करके जो एक कॉरिडोर है वहाँ, जिसको टेनिस हॉल कहते हैं, बस्टाइल जो है उसी का एक पार्ट है। कॉरिडोर मतलब जैसे बरामदा टाइप का होता है ना, हॉल टाइप का, अंदर तो एंट्री करने से मना कर दिया गया उनको, तो आप निकल गए हैं, अब आपको एंट्री नहीं होना है। तो ये सारे लोग और जो और लोग थे, उनको भी एंट्री करने से मना कर दिया गया था। तो बाकी सब लोग जो टेनिस हॉल था वहाँ, टेनिस हॉल,
खेलने वाला हॉल रहा होगा और टेनिस हॉल नाम पड़ गया होगा। यस सर। तो वहाँ ये सारे लोग जो है थर्ड स्टेट की जितने प्रॉस्पेरस लोग थे वो सब लोग इकट्ठा हो गए। ठीक, और इकट्ठा होने के बाद तो ऑन 20 जून, ठीक ना, मीटिंग का डेट कब था? 5 मई 1780 ये मीटिंग का डेट था। इस डेट को सब लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद मीटिंग क्या हो गई? बर्खास्त हो गई। थर्ड स्टेट की बात को नहीं माना गया, बर्खास्त हो गई मीटिंग। इसके बाद लोग चले गए अपने अपने घर। फिर 20 जून को फिर सब लोग इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट को लोग। कितने जून? 20 जून को ये सारे लोग फिर इकट्ठा हुए। और 20 जून को जब ये सभी लोग इकट्ठा हुए, दे असेंबल इन हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट जो हॉल था उसमें इकट्ठा हुए, इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। ठीक, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को, अपने ग्रुप को डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल असेंबली ये ग्रुप है। सारे लोग इकट्ठा हुए, एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली, ठीक ना, कि हम फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये नेशनल असेंबली है ये। ठीक, एंड स्वर मैंने क्या होता है? कसम खाया, टू डिस्पर्स नॉट टू डिस्पर्स। ये जो नेशनल असेंबली जो हमने बनाई है इसको डिस्पर्स नहीं करेंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे। टिल माने कब तक? दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, फ्रांस का संविधान नहीं जो बना लेते हैं, फ्रांस जिस कानून के जो कानून फ्रांस को गवर्न करेगा, जब तक वो कानून हम नहीं बना लेते हैं, हर देश का कानून होता है ना, इंडिया कानून है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। वो कानून जो हम बनाएंगे, वो कानून, मोनार्क माने राजा, जो तानाशाह राजा था, उस राजा के पावर को ये कानून क्या करेगा? कम करेगा, करटेल करेगा, राजा के पावर को लिमिटेड करेगा। तो इन्होंने कसम खाई कि जब तक, कौन? नेशनल असेंबली ने कसम खाया कि जब तक हम एक ऐसा कानून नहीं फ्रांस को दे देते हैं जिस कानून के तहत राजा के अधिकार को कम किया जाएगा, तब तक हम लोग नेशनल असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे। ठीक, दे वर लेड बाई, अब देखो, मिराबियो एंड अबे सेज, नाम जो लिख दें, देखो ये बहुत फेमस नाम है ये। पास करोगे तो कम बोला करो जी। तो मिराबियो और अबे सेज जो है ये फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, सेकंड स्टेट से ये बिलोंग करते थे। तो हालांकि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको तमाम प्रिविलेज मिले हुए थे, तमाम अधिकार मिले हुए थे, मगर कहीं न कहीं इनके अंदर, इनके दिल में जो एक रोशनी थी, अंतरात्मा इनकी जागी हुई थी, इनका ज़मीर जागा हुआ था। उनको कहीं न कहीं ये बात समझ लग रही थी कि इनकी मांग सही है और इनका कहना सही है कि बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिले हुए हैं ये गलत है। लोगों को प्रिविलेज मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए और फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट का जो प्रिविलेज है वो ख़त्म होना चाहिए। ये सारी जो डिमांड है, इनको लगा कि नहीं, ये थर्ड स्टेट का ये डिमांड ठीक है। तो ये लोग पिक्चर में आ गए हैं। ये लोग, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे, धनी लोग थे, ठीक, तो ये आए और ये लोग लीड किए थर्ड स्टेट, मतलब जो फ्रांस की जो जनता जो इनकलाब लाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, इस सिचुएशन के खिलाफ बदलाव चाहती थी, तो उनको लीड करने के लिए ये दोनों लोग उनके लीडर बन गए, दोनों उनके लीडर बन गए। तो they were led by मिराबियो एंड अबे सईद। मिराबियो वाज बोर्न इन नोबल फैमिली, ये नोबल फैमिली में ये पैदा हुआ था, नोबल फैमिली, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था।
बट वाज कन्विंस ऑफ नीड टू डू अवे विद सोसाइटी ऑफ फिडल प्रिविलेज। ये जो फिडल प्रिविलेज था कि बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करें, छोटे लोगों को बड़े लोगों का अधिकार है, ये जो कई तबके में जो ये बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, अधिकार लोगों के अलग अलग थे, तो इसके खिलाफ थे ये, ठीक। और ही ब्रॉट आउट जर्नल एंड डिलीवर पावर स्पीच टू कौन, बताओ, मेरा भी इसकी बात हो रही है, ठीक। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। वर्साइल प्लेस पर भीड़ इकट्ठा करके उन लोगों को इसने क्या किया, पावरफुल स्पीच दिया इसने, है ना? यस इनकलाब जिंदाबाद का इसने नारा लगाया और पावरफुल स्पीच दे करके बाकी लोगों को भी इस इनकलाब के लिए क्या किया, मोटिवेट किया, ठीक। अब्बे सेज ओरिजिनली ये प्रीस्ट, ये प्रीस्ट थे, प्रीस्ट माने ये चर्च से बिलोंग करते थे, जैसे साधु होते हैं ना, तो ये उस वक्त जो, ठीक, प्रीस्ट थे, ये चर्च थे। और उन्होंने जो है एक पंफलेट निकाला, क्या क्या निकाला, पंफलेट, उसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट। एक इस तरह का छोटा बुकलेट, पंफलेट, पंफलेट जानते हो ना, जो पेपर पर जो छपवा करके बांटा जाता है, उस तरह से ये छपवा करके इसने व्हाट इज थर्ड स्टेट और लोगों को बंटवाया कि थर्ड स्टेट क्या है, उसके बारे में ये लिखा होगा पूरा। तो ये तरह से एक रूपरेखा जो है, एक रास्ता बन रहा है इनकलाब का, ठीक। इन्फ्लुएंशियल पंफलेट कार्ड वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी है वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका बताओ? सॉरी, ये लोग वर्साइल टेनिस में जब इकट्ठा हुए, वर्साइल प्लेस पर टेनिस हॉल में जब ये इकट्ठा हुए, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, तो ये लोग जो है क्या कसम लिए थे कि जब तक हम फ्रांस को एक ऐसा कानून नहीं दे देते हैं जो राजा के पावर को कर्टेल करे, कम करे, तब तक हम इस असेंबली को क्या करेंगे, बर्खास्त नहीं करेंगे। तो ये सारे लोग जो है, जो ये नेशनल असेंबली थी, ये नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए एक कानून बनाने में लग गई, संविधान के निर्माण में लग गई, कॉन्स्टिट्यूशन का के ड्राफ्टिंग में लग गई, है, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में जो लग गई। फ्रांस के लिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गई जिससे फ्रांस गवर्न हो, ठीक। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज विथ टर्माइल, बाकी जो फ्रांस था वो सब एकदम टर्माइल माने बिल्कुल उथल पुथल एकदम था, हर जगह एकदम जो है, औरतें गई ब्रेड के दुकान पर, ब्रेड उनको नहीं मिल रहा था खाने के लिए, बच्चे उनके जो है मर रहे थे भूखों, तो औरतों ने जो है ब्रेड की दुकानों पर हमला बोल दिया, ब्रेड की दुकानों को लूट लिया, हल्ला बोल दिया बिल्कुल, और जगह जगह पूरे फ्रांस में जो है लूटमार शुरू हो गई, दुकानों को लूटा जाने लगा। ए सीवियर विंटर हैड मींट बैड हार्वेस्ट, खेती भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, खेती भी, हार्वेस्टिंग काफ़ी गड़बड़ हो गई, तो प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड किससे बनता है, इसी तो बनता है अनाज से ना, तो हार्वेस्टिंग खराब होने की वजह से, फूड का प्रोडक्शन कम होने से ब्रेड की कीमत बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई, तो जो बेकर्स थे उसने क्या किया कि ब्रेड को और जो ये फूड आइटम जिससे ब्रेड बनता था उसको ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्या करना क्या, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसको उसकी होर्डिंग शुरू कर दिया। तब ये बताओ कि चीज़ों को कि अगर होर्डिंग अगर शुरू कर देंगे, जब चीज़ें मार्केट में नहीं आएंगी
तो और कीमत बढ़ेगी, यस सर। और दिक्कत होगी। आफ्टर इज स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू माने कतार, लाइन में कई घंटा खड़े होने के बाद एट बेकरी पर क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन, ये औरतें जो है काफ़ी क्या गुस्सा हो गई, ठीक, स्टार्ड इनटू शॉप, जो ये गुस्से में औरतें बिल्कुल जो है गुस्से में हो गई थी, एंग्री वीमेन, ये क्या करेंगे, स्टार माने हमला कर दिया, इनटू शॉप, दुकान के अंदर। ब्रेड नहीं मिला तो अब लगा उनको कि ब्रेड हमको नहीं मिलेगा तब बच्चे हमारे मर जाएंगे भूखे, तो ऐसे भी मरना है वैसे भी जो मरना है, बच्चे उधर भूख से मर रहे थे। तो ये दुकानों पे इन्होंने हमला जो कर दिया कि पुलिस आएगी, फौज आएगी, गोली मारेगी, मर जाएंगे, ऐसे भी मरना है और ऐसे भी भूख से मरना है, तो हमला कर दिया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप, किंग ने क्या किया, किंग को जब ये पता चला कि इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो किंग ने अपने ट्रूप को, फौज को ऑर्डर जो है दे दिया टू मूव इनटू पेरिस, के पेरिस में जाओ, पेरिस के सिचुएशन को क्या करो, कंट्रोल करो। और 14 जुलाई, अभी 14 जुलाई है जब बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया गया। तुम अपने जगह पर अब पहुंच रहे हो। 14 जुलाई द एजिटेटेड माने काफी एजिटेटेड, काफी गुस्से में जो पब्लिक थी, क्राउड स्टार मीन्स हमला कर दिया, एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, और बेस्टाइल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड, और बाकी कंट्री में र्यूमर स्प्रेड, र्यूमर ये फैल गई, ये अफवाह फैल गई, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव टू, हर एक गांव से दूसरे गांव में, दैट लॉर्ड ऑफ मैनर, लॉर्ड ऑफ मैनर, ये लॉर्ड ऑफ मैनर कौन है, मैनर कौन होते थे, मैनर देखो, मैनर वो होते थे सरकार जिनको जिम्मेदारी दे देती थी, किंग जिनको जिम्मेदारी दे देता था कि इतने एरिए का, इस एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरे एरिए का टैक्स जो है आपको वसूलना है। खेती अगर ये करेंगे तो खेती के जो लगान है लगान और टैक्स, ये सब कौन वसूली करेगा, एक आदमी को जिम्मेदार बना देता था कि आप ये आपके जिम्मे ये पूरा एरिया लगा दिया जा रहा है, ये सारा टैक्स आप इकट्ठा करके ले करके आप जमा करेंगे। उनको क्या करते थे, उनको मेहनत करते थे। तो ये गांव में ये खबर फैल गई कि पेरिस के लिए जो ट्रूप्स आई है फौज, तो गांव में ये खबर जो फैल गई कि ये जो मैनर हैं, सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं, इन्होंने ट्रूप्स को मंगाया है, इन्होंने इस तरह के ट्रूप्स को क्या है मंगाया है, पूरे खेत को, पूरे फसल को तहस नहस करने के लिए। hired band of brigade who were on their way to destroy the ripe crops, पकी हुई फसलें, जो राइप क्रॉप माने जो तैयार फसलें थी, उनको तहस नहस करने के लिए ये जो मैनर थे ये बुलाएंगे। काट इन फ्रीजी ऑफ फियर, काफी ये लोग डर में जो है गिरफ्तार हो गए, है ना, फ्रेंजी फियर, caught in a frenzy fear, peasant in several districts seized hold and his fort and attacked, ये क्या लिखा है, चार्टिक्स। चार्टिक्स क्या होता है बोलो, चार्टिक्स जो होता था, देखो ये जो मैनर जहाँ रहते थे या सरकार के लोग जहाँ रहते थे या बड़े बड़े जो मैनर, ठीक ना, जो लोगों को लोन देते थे ब्याज पर क्या देते थे, लोन देते थे, और जो लोगों से इंटरेस्ट जब ये लेते थे तो किसके पास कितना इंटरेस्ट बाकी है वो सब एक उसकी क्या बना, रजिस्टर बनाए थे, ठीक, कि आपका इतना बकाया, आपका इतना बकाया, आपका इतना बकाया, सब रजिस्टर में नोट किए हुए थे। और लोग टैक्स दे नहीं पा रहे थे गरीबी की वजह से, तो सबका बकाया उसमें लिखा हुआ था। और जहाँ ये रहते थे उनके चारों तरफ इनके मकान के फसील मीन्स दीवार,
जिसको कैसल कहते हैं, ठीक, दीवार थी चारों तरफ। तो इन लोगों ने क्या किया, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स। इन लोगों ने जो ग्रेन्स को होर्ड किया था, जमा किया था, जो ये बड़े लोग हैं, मेहनत या और जो बेकरी के लोग थे, ये सब लोग क्या किए थे, होर्डिंग किए थे, जमा किए थे ग्रेन्स को, अनाज को। तो पब्लिक ने क्या किया, अनाज को लूटना शुरू कर दिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। ड्यूज माने बकाया, वो जो रजिस्टर था जिसमें इन सब लोगों का बकाया था कि इसका पास इतना टैक्स बाकी है, इनका इतना टैक्स बाकी है, इनका, वो रजिस्टर को क्या किए, फाड़ दिए लोग, ठीक, अंदर घुस गए, फसील को तोड़ करके अंदर जो घुस गए, वो जो दीवार को तोड़ करके जहाँ ये रहते थे। उसके बाद जो रजिस्टर था, सारे रजिस्टरों में आग लगा दिए। जो इनके पास ग्रेन से इकट्ठा था, होर्डेड था, वो सबको लूट ली पब्लिक ने, ठीक ना, मैनोरियल ड्यूज, ठीक ना, ड्यूज माने बकाया, जो बकाया वाला रजिस्टर था उसको जला दिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल, बहुत ज़्यादा जो नोबल पर्सन थे, जब ये लोग हमला किए इनके ऊपर, तो फ्लेड माने भाग गए, फ्लेड मीन्स भाग गए, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से, मेनी ऑफ देम, उसमें से बहुत लोग माइग्रेट कर गए, चले गए, नेबरिंग कंट्री, पड़ोस के मुल्क में भाग गए, छोड़ करके सब, ठीक। तो अब फेस्ड विद पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स राजा की जो प्रजा होती है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एक राजा और एक प्रजा, राजा जिस पर हुकूमत करता है प्रजा पर, उसको प्रजा कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन प्रजा। लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू, रिकॉग्निशन माने क्या होता है, मान्यता देना। रिकॉग्निशन मीन, रिकॉग्नाइज मीन्स मान्यता दिया, टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ये तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इकट्ठा होकर के अपने से ना नेशनल असेंबली घोषित कर लिए थे। राजा ने मान्यता नहीं दिया था, मगर अब राजा जब देखा कि ये सिचुएशन हो गया है, अब ये नोबल लोग भाग रहे हैं, मेरे ऊपर भी लोग अटैक कर देंगे, तो राजा वहाँ थोड़ा सा नरम हो गया। राजा ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम जो आपकी जो नेशनल असेंबली है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली रहेगी, कानून आप बनाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा बाद में। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ मीन्स, अब से उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को राजा ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट हिज पावर, कौन सा सिद्धांत, कि अब से राजा का जो पावर है, फ्रॉम नाउ मीन्स अब से, ऑन बी चेक्ड माने, चेक माने कंट्रोल, उस पर राजा के पावर कंट्रोल्ड होगा, राजा का पावर अनलिमिटेड नहीं रहेगा, उस पर कंट्रोल रहेगा। कौन कंट्रोल करेगा, चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राजा के पावर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। राजा ने मान लिया नेशनल असेंबली को कि ठीक है, आपके असेंबली को हम मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आप कानून बनाइए, ठीक, और वो कानून क्या करेगा, राजा के पावर को कर्टेल करेगा, कम करेगा। तो राजा ने मान लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त को 1789 असेंबली पास्ड ए डिक्री अबोलिशिंग द फीडरल सिस्टम। असेंबली ने एक कानून पास कर दिया कि जो फीडरल सिस्टम था, जिसमें कई तबके में लोग बटे हुए थे ऊंच नीच में, उनको खत्म कर दिया गया। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, और टैक्स को भी, सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स, ठीक ना। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जो क्लर्जी के जो मेंबर होते थे फर्स्ट स्टेट में, जो क्लर्जी आते थे, धार्मिक लोग, ये भी टैक्स लेते थे ना, तो इनका भी प्रिविलेज, टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, ठीक ना। अब इस कानून के तहत उनको भी मजबूर कर दिया गया कि आप भी अपना अधिकार जितना मिला हुआ है छोड़िए, ठीक, छीन लिया गया उनसे उनका अधिकार कि जमीन उमीन जितना आप 60% जमीन इन दोनों लोगों के पास थी ना, फर्स्ट, तो उनके पास जो जमीनें थी उनसे भी जमीनें ले लिया गया
कहा गया कि ज़मीन उमीन जो है ना, ये ज़मीन उमीन छोड़िए आप, ये जब सब दीजिए हम लोगों को, हम लोग इस पर खेती बाड़ी करेंगे। आप जो है, आप लोग जो है भाई चर्च के लोग हैं, आप लोग अल्लाह वाले हैं, आप लोग ईश्वर वाले हैं, आप लोग चर्च के लोग हैं, आप लोग चर्च में पूजा पाठ करिए, ठीक ना। ये ज़मीन उमीन जो आपके पास है छोड़िए, ये हम लोगों को दीजिए, और जो अधिकार आपके मिले हुए हैं ये अधिकार भी आपसे छीना जाता है। तीसरे क्या था, जो टैक्स चर्च लेती थी थर्ड स्टेट से, उसको तीसरे कहा जाता था। वर एबोलिश खत्म कर दिया गया है ना। ये नेशनल असेंबली ने पास करके कि जो चर्च जो टैक्स लेता था, जिसका नाम तीसरे था, उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उस टैक्स को। एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च, और चर्च ने जो जमीन को कब्जा किया था, जो जमीनें चर्च के पास थी, ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, माने उनसे छीन लिया गया, उनसे छीन लिया गया। एज ए रिजल्ट, तो इसका नतीजा क्या हुआ, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड असेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, लिवरेज, उस वक्त के जो करेंसी वहां की थी, ठीक ना, ठीक। तो जब उनसे छीन लिया गया, बोलो, जब उनसे चर्च के लोगों से अधिकार छीन लिया गया और उनकी ज़मीनों को जब छीन लिया गया, तो इससे कुल ये कितने, एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरेज, 2 बिलियन के आसपास ये सब असेट थे जो उसने इन लोगों से लिया था नेशनल असेंबली ने। तो अब असेट किसके पास जाएगा, वो नेशनल असेंबली थी ना, वो फ्रांस, ठीक ना, नेशनल असेंबली किसी की पर्सनल तो थी नहीं वो। जब उसको ले लिया गया तो वो देश के काम आएगा। वो ज़मीनें जब ले लिया गया, ठीक ना, और उनसे जो भी असेट से लिए गए, छीने गए, उनके पावर को कर्टेल किया गया, उनके जो असेट थे उनको उसको ले लिया गया, ज़मीनों को ले लिया गया। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट का, बोलो, गवर्नमेंट को कितना मिला इससे, 2 बिलियन। तो ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब संविधान बन करके तैयार हो गया, अब ये संविधान को लागू कर दिया जाएगा। तो मोनार्क मीन्स अब फ्रांस किधर जा रहा है, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले जो मोनार्की थी, उस मोनार्की पर, उस मोनार्क पर, राजा पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब राजा के पावर को कौन कंट्रोल करेगा, कौन कम कर दिया गया, और राजा को अब कौन कंट्रोल करेगा, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा, ठीक। तो अब फ्रांस क्या बन गया, अब फ्रांस इसके बाद क्या बनने वाला है जब संविधान लागू हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। हाँ, तो अब मोनार्की तो है, राजा तो रहेगा, मोनार्की है, राजा रहेगा, मगर राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार को चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। तो फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस पर बात होगी। और इसके बाद फ्रांस एबोलिशेस द मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स मतलब सर आज प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जहां पब्लिक वोट दे करके क्या करेगी, पब्लिक वोट दे करके सरकार अपने पब्लिक वोट देगी, असेंबली में अपने नुमाइंदे को भेजेगी, रिप्रेजेंटेटिव को, और वो मिल करके क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, जैसे बाकी मुल्कों में आजकल डेमोक्रेसी चल रही है। तो इस तरह से फ्रांस में मोनार्की भी खत्म होती है और बिकम से रिपब्लिक, और फ्रांस क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है। उसके बाद फिर जो है बहुत दिन तक ये मामला नहीं चलता है, फिर रेन ऑफ टेरर आता है। तो इस पर बाद में नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात होगी। पास कर दो ये
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।